राहुल जिस नैरेटिव को सेट करना चाहते हैं, उसके 4 प्रमुख पहलू हैं। मैं आपके सामने स्पष्ट रूप से, ठोस रूप से इन 4 प्रमुख पहलुओं को रखूँगा, क्योंकि ये न केवल विपक्ष की मौजूदा रणनीति की नुमाइंदगी करते हैं, बल्कि मेरा मानना ये है कि विपक्ष भविष्य में भी इस रणनीति को आगे चला सकता है। पहला आयाम क्या है विपक्ष की रणनीति का? मोदी सरकार में राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। पहली बात यह है कि मोदी सरकार ने दिखाया है, या मोदी सरकार की इस मामले में पोल खुल गई है कि उसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। अगर होती तो वह सेना को यह निर्देश नहीं देती कि हमला केवल आतंकवादी ठिकानों तक ही सीमित रहना चाहिए। अगर यह निर्देश न दिया जाता तो भारत के राफेल जेट न गिरते। राहुल गांधी ने संसद में साफ तौर पर कहा कि जब आपने सेना के हाथ पीछे बांध दिए और उनसे कहा कि आपको पाकिस्तान की रक्षा ठिकानों पर हमला नहीं करना है, तब तो फिर जब आप अपने पायलटों को अपने विमानों, अपने फाइटर जेट के साथ वहां भेजते हैं और वहां पर एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है, तो आपके पायलट तो नाकाम होंगे ही, आपके विमान तो गिरेंगे ही। नंबर 2, दूसरा आयाम, सरकार पाकिस्तान और चीन के गठजोड़ को रेखांकित करने में नाकाम है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान जिन हथियारों और एयर डिफेंस सिस्टम से लड़ रहा था, वे चीन के दिए हुए थे। चीन आजकल पाकिस्तान को 80% हथियारों की सप्लाई करता है। ध्यान कीजिए, अखिलेश यादव ने भी अपने बेहतरीन भाषण में इस पहलू पर रोशनी डाली थी। अखिलेश ने तो यह मांग भी की थी कि सरकार बताए 2014 में जब मोदी सत्ता में आए थे, उस वक्त देश का क्षेत्रफल क्या था, और आज 11 साल तक से सत्ता में है, उस वक्त देश का क्षेत्रफल क्या है। वे पूछ रहे थे कि क्या मोदी के आने के 11 सालों में भारत की जमीन चीन के हाथों भारत ने खोई है, और अगर खोई है कि नहीं खोई है, इसका स्पष्ट वक्तव्य सरकार की तरफ से आना चाहिए। अगर दोनों वक्त के क्षेत्रफल सामने आ जाएंगे तो दोनों की तुलना के बाद पता लग जाएगा कि भारत ने अपनी क्षेत्रीय अखंडता को कायम रख पाया है या नहीं रख पाया है। तीसरा आयाम, सरकार न ट्रंप का नाम ले रही है न चीन का, यानी वह कुछ छिपाना चाहती है। क्या छिपाना चाहती है? आखिरकार क्यों रात को 1:05 पर ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ और केवल 22 मिनट तक उसे चलाया गया? यानी 1:05 पर ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ और केवल 22 मिनट तक उसे चलाया गया, फिर उसे रोक दिया गया, और ठीक 1:35 पर भारत ने पाकिस्तान को फोन कर दिया कि अब वह और हमला नहीं करेगा, वह युद्ध को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। जाहिर है कि सरकार का मकसद पाकिस्तान को सबक सिखाना नहीं था, बल्कि एक दिखावे की कार्रवाई करना था, ताकि मोदी की छवि को लग रहे बट्टे से उसे बचाया जा सके। जिसमें राहुल गांधी ये टाइम की पूरी क्रोनोलॉजी सिलसिलेवार बता रहे थे, उस समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी सदन में बैठे हुए थे, और उन्होंने कहा था कि मैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के वक्तव्य को कोट कर रहा हूं, एक एक बात वही कह रहा हूं जो उन्होंने अपने वक्तव्य में कही थी। ध्यान कीजिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन को बताया कि रात को 1:05 पर ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, उसे 22 मिनट तक चलाया गया, पाकिस्तान अपने घुटनों पर आ गया, वो पराजित हो गया। उसके बाद हमने पाकिस्तान को 35 मिनट बाद फोन करके कहा कि अब हम आगे इसको नहीं चलाना चाहते, इसलिए इस बात को यहीं खत्म किया जाए। तो राहुल गांधी ये पूछ रहे हैं कि आखिरकार आपने उसको वहीं क्यों खत्म कर दिया? इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज है जो आप नहीं चाहते थे कि वो आगे बढ़ती तो और बात की परतें खुलती, और आपका जो राजनीतिक उद्देश्य है एक दिखावे की कार्रवाई करने का, वो कायम न रह पाता। उस राजनीतिक उद्देश्य को बचाने के लिए ही आपने 22 मिनट बाद पाकिस्तान को फोन करके कहा कि अब भारत अपनी कार्रवाई को रोक रहा है। चौथा आयाम, दुनिया के किसी भी देश ने भारत की तरह पाकिस्तान को पहलगाम की आतंकवादी कार्रवाई से नहीं जोड़ा। किसी भी देश ने, चाहे वो अमेरिका हो, चीन और तुर्की तो खुलकर पाकिस्तान के साथ थे, लेकिन वो देश जो अपने आप को भारत का दोस्त कहते हैं, उन देशों ने भी, यहां तक कि भारत, साउथ दक्षिण एशिया के भारत के पड़ोसी देशों ने भी, किसी ने भी नहीं कहा कि पाकिस्तान इस पहलगाम घाटी की आतंकवादी कार्रवाइयों का जिम्मेदार है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की सबने निंदा की, और भारत के उस अधिकार की भी वकालत की कि भारत के ऊपर जब हमला होगा तो भारत भी उस हमले का जवाब दे सकता है। ये सारे बातें कहीं, लेकिन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है तो वो कहां से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है?
पाकिस्तान से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, ये किसी ने भी एक बार भी नहीं कहा। तो राहुल गांधी कहते हैं कि दुनिया के किसी भी देश ने भारत की तरह पहलगाम की आतंकवादी कार्रवाई, भारत की तरह पाकिस्तान को पहलगाम की आतंकवादी कार्रवाई से नहीं जोड़ा। सभी ने आतंकवाद की निंदा तो की और भारत के जवाब देने के अधिकार का समर्थन भी किया, लेकिन पाकिस्तान का नाम कोई नहीं लेता। इस मामले में भारत विदेश नीति के मंच पर दुनिया में अकेला खड़ा हुआ है। आप देखिए, जब नरेंद्र मोदी ने अपना भाषण शुरू किया लोकसभा में, राज्यसभा में तो उन्होंने जवाब दिया ही नहीं। राज्यसभा में तो वो झंझट में पड़े ही नहीं, हालांकि राज्यसभा में भी उन्हें जवाब देना चाहिए था। जब लोकसभा में उन्होंने अपना भाषण शुरू किया तो उन्होंने बड़ी चतुराई से इस पूरी बात को एक स्पिन दिया। उन्होंने अपनी बात में कहा कि भारत दुनिया के 3 देशों को छोड़कर किसी भी देश ने भारत के जवाब देने के अधिकार का विरोध नहीं किया, पर आपत्ति नहीं की। तो इस बात को तो कोई विपक्ष भी मानता है, किया ही। लेकिन जो विपक्ष ने मांग की थी इस मुद्दे को उठाने की, उस मुद्दे का उन्होंने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा कि आखिरकार पाकिस्तान को क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से, पहलगाम की घटना से, या भारत में आतंकवादी भेजने का जो पाकिस्तान की साजिश है उससे नहीं जोड़ा। और राहुल गांधी ने यह भी साफ कहा कि पाकिस्तान के जनरल मुनीर इसके जिम्मेदार हैं, और वो जिसके हाथ भारतीयों के खून से रंगे हुए हैं, वो ट्रंप के साथ बैठकर डिनर कर रहा था। और भारत आसिम मुनीर तक का नाम भी नहीं ले पाया, चीन तक का भी नाम नहीं ले पाया। इन 4 विपक्ष की रणनीति के इन 4 पहलुओं में अगर ट्रंप के खिलाफ विपक्ष के प्रस्ताव भी जुड़ जाएं तो विपक्ष का नैरेटिव लंबे अरसे के लिए सेट हो जाएगा। यह न केवल आज की तारीख में चलेगा, बल्कि 2029 तक इसको जारी रखा जा सकता है। यह नैरेटिव न केवल मोदी सरकार को ट्रंप की पिट्ठू सरकार साबित कर देगा, मोदी सरकार की देशभक्ति और राष्ट्रवाद की पोल खोल देगा, बल्कि चीन के सवाल पर भी सरकार को घेरता रहेगा। ये नैरेटिव अगर इसी तरह से आगे बढ़ाया गया, एक दिन ऐसा आएगा जब लोग ये सोचने लगेंगे कि भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता इस सरकार के हाथ में सुरक्षित है या नहीं। धन्यवाद, आज इतना ही। अगर आपको मेरी ये चर्चा पसंद आई है, अगर आपको नई परख के कार्यक्रम पसंद हैं, तो मेरा आपसे विशेष अनुरोध है कि आप हमारे प्रोग्राम को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी बताएं कि ये एक ऐसा चैनल है जो कि निष्पक्ष तरीके से, संयत स्वर में, तथ्यों के साथ में, तर्कों के साथ में एक विश्लेषणात्मक परिप्रेक्ष्य आप लोगों के सामने रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद।